हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के शॉर्ट नोट्स के बारे में। इस शॉर्ट नोट्स में मैंने इंक्लूड किया है सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को और उन पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पर, वहाँ पर सर्च कीजिए स्टडी ड्राइव और ये जो लोगो आपको दिख रहा है ये दिख जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 1.1 के सब्सक्राइबर्स हैं, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आफ्टर दैट आपको सारी पीडीएफ यहाँ पर मिलती रहेंगी जो कि मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर आप फर्स्ट कमेंट या पिन कमेंट से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स के वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे कि स्टील स्ट्रक्चर्स हो गया और ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया। ये आप प्लेलिस्ट जाकर विजिट कर सकते हैं यूट्यूब की। इसकी भी जो लिंक है वो मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूँगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉक्स की या बिल्डिंग स्टोन की। क्ले प्रोडक्ट्स में हम मेनली डिस्कस करेंगे ब्रिक्स को और थर्ड जो टॉपिक है वो रहेगा सीमेंट। तो ये तीन टॉपिक्स में अप्रॉक्स 50% जो बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। रिमेनिंग जो टॉपिक है लाइम, पेंट एंड वार्निसेस एंड स्टील एंड प्लास्टिक्स, ये थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं। टिम्बर एक बड़ा टॉपिक है, तो अप्रॉक्स 50% हम ऑलरेडी आज कवर कर लेंगे। रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रॉक्स या बिल्डिंग स्टोन की। तो रॉक से बिल्डिंग स्टोन फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ी सी रॉक होती है, इसको हम तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जिस प्रोसेस को कहते हैं क्वेरिंग। के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं ब्लास्टिंग का। ब्लास्टिंग में भी हमें जो मटेरियल्स हैं वेरियस ब्लास्टिंग के वो यूज़ करते हैं, जो हम बाद में देखेंगे। क्वेरिंग के प्रोसेस के बाद हम ड्रेसिंग करते हैं। इसकी ड्रेसिंग का मतलब इसको सुइटेबल शेप एंड साइज में कन्वर्ट करना किसी भी स्टोन को, उस प्रोसेस को कहते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के बाद हम इस स्टोन की सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग में क्या होता है कि जो स्टोन है उसका जो मॉइस्चर उसमें अवेलेबल है उसको हम रिमूव करते हैं। इस टोटल प्रोसेस में सीजनिंग में 6 to 12 मंथ्स लग जाते हैं, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमिना है और इसको हम नेचुरल कंडीशन में छोड़ देते हैं और जिससे कि ये इन्वायरमेंट से इसकी मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसको हम कहेंगे बिल्डिंग स्टोन। अब इस स्टोन को हम बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, क्वेरिंग के लिए हम ब्लास्टिंग मेनली यूज़ करते हैं, वाइडली ब्लास्टिंग ही यूज़ किया जाता है। तो ब्लास्टिंग के वेरियस जो मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि ब्लास्टिंग पाउडर है, डायनामाइट है, गन कॉटन। ब्लास्टिंग पाउडर के जो कंपोजिशन है उसको देख लेते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को एंड सल्फर को, एंड थर्ड जो प्रोडक्ट होता है इसका वो होता है चारकोल पाउडर। जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसका जो वैल्यू है अप्रॉक्स 75% होता है और जो सल्फ़र है वो अप्रॉक्स 10% होता है और चारकोल पाउडर अप्रॉक्स 15% इसमें मिक्स किया जाता है। अब फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा ब्लास्टिंग पाउडर। इसका यूज़ करके हम क्वेरिंग करेंगे। सेकेंड बात करते हैं डायनामाइट की। तो डायनामाइट सबसे वाइडली यूज़ किया जाता है। तो डायनामाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन को, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अप्रॉक्स 75%। सेकेंड हम इसमें यूज़ करते हैं फाइन सैंड को। फाइन सैंड का इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट रिमेनिंग 25% होता है। इन दोनों के मिक्सर से जो प्रोडक्ट बनेगा वो डायनामाइट कहलाएगा और डायनामाइट वाइडली यूज़ किया जाता है क्वेरिंग प्रोसेस के लिए। गन कॉटन में क्या करते हैं, कंक्रीट प्लस कॉटन के मिक्सचर को लेते हैं और इसको हम डिप कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में, जिससे कि जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा गन कॉटन, जो कि एक ब्लास्टिंग मटेरियल है। पॉइंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हेडिंग है रवल मेसनरी। तो रवल मेसनरी ऐसी जगह पर यूज की जाती है जहाँ पर हम रफ स्टोन को यूज करते हैं, यानी कि जो स्टोन है उसकी ड्रेसिंग नहीं की गई है, ऐसे स्टोन को अगर मेसनरी में यूज़ करेंगे तो हम उसको कहेंगे रवल मेसनरी। याद रखने के लिए आप रवल का आर ले लीजिए और रफ का भी आर लीजिए, यानी आर फॉर रवल, आर फॉर रफ, जिससे कि हम याद कर सकते हैं कि रफ स्टोन को अगर हम यूज़ कर रहे हैं मेसनरी स्ट्रक्चर में तो ऐसे प्रोसेस को कहेंगे रवल मेसनरी।
इसमें यूज किया जाता है हार्ड स्टोन को, क्योंकि हार्ड स्टोन का जो ड्रेसिंग है वो करना टफ होता है रिलेटिवली। एस्लर मेसनरी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ड्रेसिंग यूज करते हैं किसी भी स्टोन की पहले, उसके बाद हम इसको यूज करते हैं किसी भी मेसनरी स्ट्रक्चर में, तो ऐसे प्रोसेस को कहेंगे एस्लर मेसनरी। एस्लर मेसनरी में जो स्टोन यूज किया जाता है वो होता है ग्रेनुलर फाइन स्टोन। फाइन ग्रेनुलर टेक्सचर का जो स्टोन है उसको इसमें यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सीजनिंग जो है वो ड्रेसिंग से पहले क्यों नहीं की जाती, तो आपको याद रखना है कि सीजनिंग प्रोसेस में हम रिमूव कर रहे होते हैं मॉइस्चर को, और मॉइस्चर अगर रिमूव कर देंगे पहले ही ड्रेसिंग से पहले, तो जो स्टोन हमें मिलेगा वो हार्ड होगा रिलेटिवली, इसका जो ड्रेसिंग करना वो टफ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की। क्लासिफिकेशन में मेनली हम डिवाइड करते हैं इसको 3 टाइप में। फर्स्ट आता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि जो स्टोन है उसका जो नेचुरल फिनोमिना क्या है जिससे कि वो फॉर्म हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस रॉक या पेरेंट रॉक उस रॉक को कहते हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से मिलती है। इरप्शन से याद आया कि अगर आपसे पूछा जाए लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है, तो आप क्या बताएंगे? लावा जब वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो मैग्मा है वो आ जाता है अर्थ की सरफेस के बाहर, तो इसको कहते हैं लावा। इसके मेन कंपोजिशंस जो होते हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें मेनली होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका। कैल्शियम ऑक्साइड इसमें अप्रॉक्स 45% होता है और सिलिका 35% अप्रॉक्स होता है। मैग्मा की अगर हम बात करें तो जो मॉल्टन मैग्मा प्रेजेंट रहता है अर्थ की सरफेस के नीचे अंडर सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसे कहते हैं मैग्मा। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, पिग्मेटाइट, डोलोमाइट, ट्रैप, साइनाइट, सर्पेंटाइन, एंडेसाइट, रियोलाइट, एप्लाइट, स्कोरिया। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। सेडिमेंट्री रॉक्स प्री एग्जिस्टिंग रॉक का सेडिमेंटेशन होने से बनती हैं या उनका क्षरण होने से बनती हैं। एग्जाम्पल्स के लिए बात करें तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मडस्टोन, चाक, कंकर, डोलोमाइट, जिप्सम, लैटेराइट इसके एग्जाम्पल्स हैं। मडस्टोन को सेल भी कहा जाता है, आप याद रख लीजिए। एग्जाम में सेल कई बार पूछा जाएगा या मडस्टोन पूछा जाएगा। जो मेसनरी वर्क है विलेजेस में वो किया जाता है किस स्टोन के द्वारा, तो आपको याद रखना है हमेशा, इसके लिए आंसर होगा सेल या मडस्टोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। अगर किसी भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक को अंडर सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर काफ़ी टाइम के लिए रखा जाता है, तो ऐसे इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिज्म। और इससे जो रॉक मिलेगी या जो स्टोन मिलेगा उसे हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक और स्टोन। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को कि जो फर्स्टली कोई प्री एग्जिस्टिंग रॉक थी या स्टोन था, वो कन्वर्ट होने के बाद मेटामॉर्फिज्म होने के बाद क्या बनता है। जैसे कि लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो मेटामॉर्फिज्म के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में। सेल कन्वर्ट हो जाता है स्लेट में, सेल को मडस्टोन भी कहते हैं। साइनाइट, ग्रेनाइट कन्वर्ट हो जाता है नीज में। सैंडस्टोन कन्वर्ट हो जाता है क्वार्ट्जाइट में। यहाँ से क्वार्ट्जाइट और क्वार्ट्ज में कंफ्यूज मत होइएगा, क्वार्ट्ज मिनरल है जबकि क्वार्ट्जाइट स्टोन या रॉक का नाम है। क्वार्ट्ज से याद आया, जो ग्रेनाइट स्टोन होता है उसके जो मेन मिनरल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? क्वार्ट्ज, फील्डस्पार एंड माइका। क्वार्ट्ज इसमें सबसे ज़्यादा होता है 20 to 60%, फील्डस्पार अप्रॉक्स 35% एंड रिमेनिंग मिनरल्स जो होते हैं वो माइका एंड अदर्स होते हैं।
याद रख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ग्रेनाइट के लिए पूछा जाता है। डोलोमाइट, लेटेराइट एंड बेसाल्ट कन्वर्ट हो जाता है सिस्ट में मेटामॉर्फिज्म के बाद। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि जो स्टोन है उसका टेक्सचर कैसा है। फर्स्ट हम इसमें बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का। स्ट्रेटस का मतलब ही होता है लेयर। तो यानी कि अगर कोई भी रॉक या स्टोन है जो लेयर्स की फॉर्म में है, जिसकी फॉर्मेशन लेयर्स की फॉर्म में हुई है, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड रॉक। ये लेयर्स जो हैं वो थिक लेयर की फॉर्म में होती हैं और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो सारे सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्लेट, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेकेंड हम बात करते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। इसमें अन आ गया है, इसका मतलब जो फॉर्मेशन है उसकी वो लेयर्स की फॉर्म में नहीं होगी, इसमें कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इग्नियस रॉक के सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। थर्ड हम बात करते हैं फॉलिएटेड रॉक की। फॉलिएटेड का मतलब होता है जो लेयर्स हैं वो थिन फॉर्म में होंगी या चिप्स के फॉर्म में होंगी। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक के सारे एग्जांपल्स हैं। इसमें एक्सक्लूड किया जाता है क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल को। क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल जो हैं वो आते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक की फॉर्म में। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि केमिकल कंपोजिशन किसी भी मिनरल का क्या प्रेजेंट है किसी भी स्टोन में, उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं उस रॉक को। इसमें फर्स्ट बात करते हैं सिलिसियस रॉक की। तो सिलिसियस रॉक में सिलिका की जो प्रेजेंस है सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको कहते हैं सिलिसियस रॉक। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ग्रेनाइट, नीस, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट एंड गैब्रो। कैल्केरियस रॉक की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, या इसे हम कैल्साइट भी कई बार कहते हैं। इसके एग्जांपल्स लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट एंड कंकर। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो है आर्गिलेसियस रॉक। आर्जिलेसियस रॉक में क्ले या एल्यूमिना प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं सेल, स्लेट, जो कि सेल ही कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिज्म के बाद स्लेट में, लेटराइट जो कि कन्वर्ट हो जाता है सिस्ट में, ये भी एग्जांपल्स है आर्जिलेसियस रॉक का। इग्नियस रॉक को फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप से। नंबर 1 आता है प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक, सेकेंड आता है सब वॉल्केनिक या हाइपरवेसल रॉक, एंड थर्ड वॉल्केनिक रॉक या एक्सट्रूसिव रॉक। अगर कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें जो अर्थ की सरफेस पर मैग्मा या लावा जो होता है वो ठंडा हो रहा होता है, तो उस रॉक को कहेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। ये जब अर्थ सरफेस पर मैग्मा आ जाता है जिसको लावा बोलते हैं, तो इसकी रैपिड कूलिंग होती है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं बेसाल्ट, ट्रैप, एप्लाइट, एंडेसाइट एट्सेट्रा। सब वॉल्केनिक रॉक का जो फॉर्मेशन है वो अर्थ सरफेस से सैलो डेप्थ पर हो रहा होता है। कुछ इस टाइप से आप यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल्स में। हम यहाँ पर ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर जो रॉक की फॉर्मेशन हो रही होगी इसकी सैलो डेप्थ पर, इसे हम क्या कहेंगे? सब वॉल्केनिक रॉक। इसका एग्जांपल्स डोलोमाइट है। प्लूटोनिक रॉक का जो फॉर्मेशन है वो कंसीडरेबल डेप्थ पर हो रहा होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। जो मैग्मा है वो काफ़ी डेप्थ पर कूल हो रहे हैं, तो इस रॉक को क्या कहेंगे? प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो ग्रेनाइट, पिग्मेटाइट और कैप्रोसाइनाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोह स्केल की। मोह स्केल से हम पता करते हैं किसी भी स्टोन के मिनरल्स की हार्डनेस को, और मिनरल्स की हार्डनेस अगर हमें पता चल जाती है किसी भी स्टोन की, तो हम अल्टीमेटली उस स्टोन की हार्डनेस पता कर सकते हैं। मोह स्केल पर जो कैलिब्रेशन है वो 1 to 10 दिया जाता है। सबसे जो हार्डेस्ट मिनरल होता है वो होता है डायमंड, जिसकी मोह स्केल पर जो हार्डनेस है वो 10 होती है। उसके बाद आता है कोरेंडम, उसकी हार्डनेस 9 होती है। उसके बाद आता है टोपस, जिसकी हार्डनेस होती है 8, एंड उसके ऊपर क्वार्ट्ज, फिर फेल्सपार एंड माइका। जो टाक होता है वो सॉफ्टेस्ट मिनरल होता है, जिसकी कटिंग हम नाइफ के द्वारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन की।
गुड बिल्डिंग स्टोन की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो ली जाती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर mm²। अगर रेंज की बात करें तो ये होती है 100 to 110 न्यूटन पर mm²। क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए किसी भी स्टोन सैंपल को, जो कि मिनिमम 5 लिए जाते हैं और जिनका साइज होता है 40 mm³, इन स्टोन सैंपल को कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रखते हैं और लोडिंग रेट है वो रखते हैं 14 न्यूटन पर mm² की। इससे हमें मिल जाती है इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ। ग्रेनाइट के लिए जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए 75 to 127 न्यूटन पर mm²। लाइम स्टोन के लिए 54 न्यूटन पर mm²। सैंड स्टोन के लिए 65 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट अगर वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो होना चाहिए लेस देन 5% गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए। वाटर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए हम किसी भी स्टोन सैंपल को लेते हैं और उसको ओवन में रख देते हैं 105 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 5 आवर्स के लिए। आफ्टर 5 आवर्स इस ड्राई स्टोन का हम वेट कर लेते हैं। लेट सपोज ये वेट W1 है। अब इस स्टोन को हम रख देते हैं 24 आवर्स के लिए वाटर में और 24 आवर्स के बाद इसमें स्टोन का हम फिर से वेट कर लेते हैं। लेट सपोज इसका वेट W2 है। अब यहाँ से हम वाटर का वेट अगर निकालना चाहे तो W2 माइनस W1 करके निकाल सकते हैं। और अगर इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहें तो अपॉन में W1 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो होगी परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन की। अगर ये वैल्यू 10% या 10% से अधिक आती है तो इसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे स्टोन को बिल्डिंग स्टोन में यूज नहीं किया जा सकता। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.7 होनी चाहिए बिल्डिंग स्टोन के लिए। मैक्सिमम जो स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वेरी करती है 2.5 से 3 तक। टफनेस इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19। किसी भी स्टोन की टफनेस इंडेक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 न्यूटन के वेट को लेते हैं और उसको हिट करते हैं किसी भी स्टोन पर। जिस हाइट से हिट करने पर जो स्टोन है वो फेल हो जाता है, स्टोन सैंपल फेल हो जाता है, उस हाइट को सेंटीमीटर में हम क्या कहेंगे, टफनेस इंडेक्स। हार्डनेस कोफिशिएंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17 होना चाहिए। हार्डनेस कोफिशिएंट निकालने के लिए हम जो एपरेटस यूज करते हैं वो होता है ब्रिनेल्स हार्डनेस मशीन या डॉरिस टेस्टिंग मशीन। हार्डनेस कोफिशिएंट के लिए एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 माइनस लॉस इन वेट बाई 3। जो लॉस इन वेट है ऑलवेज ग्राम में लिया जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में पूछा गया था MP व्यापम के ड्राफ्ट्समैन के एग्जाम में। इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी थी और आंसर आ जाता। रेट ऑफ वियर की बात करेंगे तो लेस देन 3% होता है किसी भी बिल्डिंग स्टोन के लिए और इसको निकाला जाता है डेवल्स एट्रीशन मशीन के द्वारा या एट्रीशन टेस्ट के द्वारा। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें स्टोन की तो ये किया जाता है इसमें टेस्ट के द्वारा, एसिड टेस्ट के द्वारा, फ्रस्ट एंड ड्राइंग टेस्ट के द्वारा एंड क्रिस्टलाइन टेस्ट के द्वारा। इसमें टेस्ट को यूज किया जा सकता है सॉल्युबल रेजिड्यू फाइंड करने के लिए भी। तो फर्स्ट चैप्टर अभी हमारा यहाँ पर फिनिश होता है जो कि स्टोन था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि क्ले प्रोडक्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले हम ब्रिक के साइज़ के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअल या स्टैंडर्ड साइज जो ब्रिक का होता है वो होता है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज़ की बात करेंगे तो हम ये जो एक्चुअल साइज है इसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ में, जिससे कि हमें मिल जाएगा नॉमिनल साइज। ये होता है विद मोर्टार। यहाँ पर एक टर्म दिया जाता है मॉडुलर। तो मॉडुलर जो टर्म है वो यूज किया जाता है स्टैंडर्ड साइज़ की ब्रिक के लिए। तो स्टैंडर्ड साइज़ की जो ब्रिक है उसके लिए अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक और इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया हो, दोनों करेक्ट हैं अगर ये जो टर्म है ये डिफाइन नहीं किए गए हों। तो अगर टर्म डिफाइन किए गए हैं तो फिर तो आपको एक्चुअल आंसर पता ही है। नॉर्म मॉडुलर ब्रिक के साइज़ की अगर हम बात करें ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल साइज़ की तो ये होता है 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। टाइल्स की जो थिकनेस ली जाती है वो ली जाती है 10 to 40 mm
और जो अजनवेयर होता है या स्टोनवेयर जो होता है वो ग्लेज्ड या अनग्लेज्ड नॉन विट्रस पोट्री होती है। टेराकोटा होता है, टेराकोटा एक इटालियन वर्ड है जिसमें टेरा का मतलब क्ले होता है और जो कोटा है इसका मतलब वर्न्ट होता है, यानी कि टेराकोटा एक वर्न्ट क्ले है जो ग्लेज्ड या अनग्लेज्ड सिरेमिक होता है और ये यूज किया जाता है सजावटी कार्यों के लिए। ब्रिक के हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है कि जो ब्रिक होती है उसके टॉप सरफेस पर एक रेक्टेंगल शेप का डिप्रेशन दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं फ्रॉग। ये यूज किया जाता है बॉन्डिंग के लिए, इसमें मोर्टार हम फिल कर देते हैं जिससे कि हमें ये हेल्प करता है बॉन्डिंग में। मैन्युफैक्चरर का नेम इस पर इम्प्रिंट रहता है और जो साइज होता है इसका वो होता है 10x4x1 सेंटीमीटर। ये जो 1 सेंटीमीटर डेप्थ है ये वेरी कर सकती है 1 to 2 सेंटीमीटर तक, जो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पर कि उसकी डेप्थ 1 सेंटीमीटर होगी और 2 सेंटीमीटर। वन ब्रिक का वेट जो है वो लिया जाता है 3 to 3.5 kg और इसकी डेंसिटी ली जाती है 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये विदाउट मोर्टार डेंसिटी है इसकी, अगर विद मोर्टार डेंसिटी अगर देखेंगे तो वो हो जाती है 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 क्यूबिक मीटर में जो ब्रिक्स की नंबर है वो कितनी होगी, तो आप इसको निकाल सकते हैं। 1 क्यूबिक मीटर को हम डिवाइड कर देते हैं ब्रिक का जो नॉमिनल साइज है उससे, तो यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा जो एक्चुअल साइज है 1 क्यूबिक मीटर में, वो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 500। ऐसे ही अगर हम बात करें जो विदाउट मोर्टार ब्रिक की तो कितनी आएंगी, तो यहाँ पर हम 1 क्यूबिक मीटर को डिवाइड कर देंगे एक्चुअल साइज जो ब्रिक का होता है 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 से। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रॉक्स 600। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें ब्रिक की तो वो होती है 1.5 to 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्रिक क्ले के बारे में। तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। इसको हम याद कर सकते हैं एक टर्म से SALIM, सलीम। S फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना, L फॉर लाइम, I फॉर आयरन ऑक्साइड, M फॉर मैग्नीशिया। इसके वेरियस जो कंपोजिशन है और उनका रोल क्या है और उनके एक्सेस होने पर, ज़्यादा मात्रा में होने पर उसका क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ये सब इसमें डिस्कस करते हैं। सिलिका है ये लिया जाता है 50 to 60% और ये शेप प्रोवाइड करता है किसी भी ब्रिक को और इसको श्रिंकेज और वार्पिंग से प्रोटेक्ट करता है। एक्सेस मात्रा में अगर सिलिका प्रेजेंट हो जाएगा तो ये सिलिका, जैसा कि हमें पता है, कोहेजन लेस होता है, तो ये कोहेजन लेस प्रॉपर्टी इसमें क्रिएट कर देगा, यानी कोहेजन को डिस्ट्रॉय कर देगा और ये शेप लॉस्ट कर देता है और ब्रिटल नेचर की ब्रिक हो जाती है अगर सिलिका एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो एल्यूमिना की बात करेंगे तो ये लिया जाता है 20 to 30%। प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है किसी भी ब्रिक के क्ले को और हेल्प करता है मोल्डिंग में। एक्सेस मात्रा में अगर ये प्रेजेंट होता है ये श्रिंकेज की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, वार्पिंग हो जाती है ब्रिक की और ये हार्ड ब्रिक प्रोवाइड करता है और इसकी इम्परमिएबिलिटी भी ज़्यादा होती है और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। लाइम की अगर हम बात करें तो ये ग्रेटर देन 5% होता है, ये एक्ट करता है एज ए फ्लक्स और अगर एक्सेस मात्रा में जो लाइम है वो प्रेजेंट होता है तो ब्रिक जो है वो अपना शेप खो देती है और अगर लंप ऑफ लाइम इसमें बच जाते हैं, यानी कि जो अनबर्न्ड लाइम है अगर ये बच जाता है तो वो किसी वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद इसका साइज जो है वो 2 to 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है लाइम का, तो अल्टीमेटली जो ब्रिक है वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है। आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे तो ये 5 to 6% लिया जाता है। ये इसमें कलर प्रोवाइड करता है, जो चेरिश रेड कलर ब्रिक का होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट होने पर इसका कलर जो ब्रिक का वो ब्लू या ब्लैक या ब्राउन हो जाता है। मैग्नीशिया की बात करेंगे तो ये लिया जाता है लेस देन 1% और ये भी कलर इम्पार्ट करता है ब्रिक में और अगर एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट होता है तो ये ब्रिक का छरड़ कर देता है और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ये कलर जो है वो एस्थेटिक अपीयरेंस घटा देता है ब्रिक का। येलोइश कलर आपको देखने को मिलेगा ब्रिक की सरफेस पर।
टाइप्स ऑफ ब्रिक की अगर आप बात करें तो मेनली दो टाइप की ब्रिक होती है, कच्चा ब्रिक एंड पक्का ब्रिक, यानी कि बर्न्ट एंड अनबर्न्ट ब्रिक। बर्न्ट ब्रिक को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास ब्रिक में, क्योंकि कच्चा ब्रिक को कहीं यूज नहीं किया जा सकता स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए। बिकॉज यहाँ पर हम बर्न्ट ब्रिक की बात करेंगे तो उसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो होता है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात करें तो ये होती है 20% फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। चेरिश रेड कलर आपको दिखने को मिलेगा फर्स्ट क्लास ब्रिक में, और जब हम दो ब्रिक को एक दूसरे से स्टक करेंगे तो मेटेलिक साउंड ये प्रोड्यूस करती हैं। इनमें कोई क्रैक्स देखने को नहीं मिलते हैं और इनको यूज किया जाता है फेस वॉल में, क्योंकि ये इसका एस्थेटिक अपीयरेंस अच्छा होता है, और वॉल पे अगर हमें पॉइंटिंग करानी है तो ऐसी ब्रिक को हम यूज कर सकते हैं। ब्रिक रेनफोर्समेंट के लिए भी ये यूज की जाती है। सेकेंड क्लास ब्रिक की अगर हम बात करें तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन 22% मैक्सिमम लिया जा सकता है। इसका भी कलर चेरिश रेड होता है, और दो ब्रिक को अगर आप स्टक करेंगे तो ये मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करती हैं। स्मॉल क्रैक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं पार्टीशन वॉल में। थर्ड क्लास ब्रिक जो होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ली जाती है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इससे कम अगर है तो हम इसको स्ट्रक्चरल पर्पज़ के लिए नहीं यूज कर सकते। परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इसमें 25% हो सकता है, और इसका कलर जो है हल्का येलोइश देखने में होता है, चेरिश रेड नहीं होता है। दो ब्रिक को आपस में अगर हम स्टक करते हैं तो यहाँ पर हमें जो साउंड मिलेगा वो डल साउंड होगा। इसमें क्रैक्स जो है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये यूज़ किया जाता है फाउंडेशन वर्क के लिए और टेम्परेरी वर्क के लिए। ओवरबर्न्ट ब्रिक की अगर हम बात करें तो ब्रिक ऐसी ब्रिक जिसका जो बर्निंग है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, जो रिक्वायर्ड बर्निंग है उससे, तो ऐसी ब्रिक को हम क्या कहेंगे, ओवरबर्न्ट ब्रिक। इसकी जो शेप है वो हाईली डिस्टॉर्टेड होती है, स्ट्रेंथ है इसकी वो ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज ये एक तरह से बिहेव करती है लाइक स्टोन, तो इसकी स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक हो जाती है। और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी इसकी लेस देन 5% होती है। ब्रिटल नेचर की ये होगी जैसे कि स्टोन होता है, और ये यूज की जाती है एज ए बेलास्ट इन फाउंडेशन और रोड वर्क्स। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ ब्रिक की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले डायमेंशन टेस्ट की बात करते हैं। इसमें मिनिमम 20 ब्रिक्स रिक्वायर्ड होती हैं। इन 20 ब्रिक्स को एक लाइन में रख लेते हैं और इनकी जो लेंथ है वो मेज़र करते हैं। तो लेंथ इसकी होनी चाहिए 20 × 19, जो कि एक्चुअल लेंथ है या स्टैंडर्ड लेंथ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 20 से तो ये आना चाहिए अप्रॉक्स 380। इसमें टॉलरेंस लिमिट ली जाती है 8 सेंटीमीटर की, यानी कि अगर ये वैल्यू 380 से वेरी करती है अप्रॉक्स 388 तक और इधर 372 तक, तो ये हम कह सकते हैं कि जो ब्रिक का साइज है वो सही है। यहाँ पर आप टॉलरेंस लिमिट ±8 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं लेंथ के लिए। अगर हम विड्थ की बात करें तो ये स्टैंडर्ड विड्थ जो होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो 20 ब्रिक्स के लिए अगर हम निकालेंगे तो 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये भी इसके लिए जो लिया जाता है ±4 टॉलरेंस लिमिट ली जाती है, यानी कि जो साइज है वो 184 तक हो सकता है या फिर 176 सेंटीमीटर तक हो सकता है, टोटल 20 ब्रिक्स की विड्थ। नेक्स्ट अगर हम टेस्ट की बात करें तो वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जैसे हम स्टोन के लिए कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस होता है यहाँ पर भी। इसमें क्या करते हैं, ब्रिक का जो फ्रॉग होता है उसको मोर्टार से फिल कर देते हैं, और मोर्टार से फिल करने के बाद इसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर का जो लोडिंग रेट होता है उसको पर मिनट इंक्रीज करते जाते हैं, और जिससे कि हमें वेरियस जो टाइप की ब्रेक है उसके लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो मिल जाती है। फर्स्ट क्लास ब्रेक के लिए जैसा कि अभी हम देख चुके हैं 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, और सेकेंड क्लास ब्रेक के लिए 7.5 और थर्ड क्लास ब्रेक के लिए 3.5। तो ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के द्वारा सेम जैसे कि स्टोन कंप्रेसिव टेस्ट कर रहे थे सेम वैसे ही करते हैं।
टफनेस टेस्ट ब्रिक के लिए कैसे करते हैं हम? किसी भी ब्रिक को 1 मीटर हाइट से गिराते हैं किसी भी सॉलिड सरफेस पर, और अगर ब्रिक टूटती नहीं है तो ये ब्रिक जो है वो एक्सेप्टेबल है। ये इसका टफनेस टेस्ट हो गया। हार्डनेस टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो हम हार्डनेस में इसकी जो सरफेस प्रॉपर्टी है वो चेक करते हैं कि ये कैसी है। तो सरफेस प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, किसी भी अपने फिंगर के नेल से स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे, तो अगर ब्रिक के सरफेस पर कोई स्क्रैच नहीं बनता है हमारे नेल से, तो हम कह सकते हैं कि ब्रिक सही है फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस। नेक्स्ट टेस्ट जो ब्रिक के लिए किया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एफ्लोरेसेंस टेस्ट। इसमें हम पता करते हैं जो एल्कलीज की प्रेजेंस है वो ज़्यादा तो नहीं है ब्रिक की क्ले में। अगर ब्रिक की क्ले में एफ्लोरेसेंस प्रॉब्लम है, यानी कि एल्कलीज ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, तो क्या है वो वाइट पैचेस के रूप में, जब वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है ब्रिक, तो वाइट पैचेस के रूप में जो दिखने लगती है ब्रिक की सरफेस पर। इससे क्या है कि ब्रिक का एस्थेटिक अपीयरेंस तो घटता ही है, एज वेल एज इसकी स्ट्रेंथ भी घटती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टेस्ट के लिए मिनिमम 5 ब्रिक्स को लेते हैं और इसको पुट कर देते हैं किसी भी जार में, और जो वाटर है वो फिल कर देते हैं अप टू 2.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ब्रिक। इस प्रोसेस को हम 5 टाइम्स मिनिमम रिपीट करते हैं, और ये प्रोसेस किया जाता है 24 आवर्स के लिए। अगर ब्रिक्स की सरफेस पर कोई भी वाइट पैचेस नहीं दिखते हैं वाटर के कांटेक्ट में लाने के बाद भी, तो हम इस टाइप के नील एफ्लोरेसेंस इसको कह सकते हैं। और स्लाइटली एफ्लोरेसेंस की प्रॉब्लम अगर है तो उसमें 10% एरिया कवर हो जाएगा वाइट पैचेस के द्वारा। इससे स्ट्रेंथ रिड्यूस नहीं होती है, बट स्लाइटली जो एफ्लोरेसेंस प्रॉब्लम है, इससे क्या है कि इसका जो एस्थेटिक अपीयरेंस है वो घट जाता है। मॉडरेट अगर हम बात करें तो इसमें 10 to 50% जो एरिया है ब्रिक का वो कवर हो जाता है वाइट पैचेस से, तो हम इसको मॉडरेट एफ्लोरेसेंस प्रॉब्लम कहेंगे। हाई एफ्लोरेसेंस प्रॉब्लम में ग्रेटर देन 50% एरिया वाइट पैचेस से कवर हो जाता है, और सीवियर प्रॉब्लम अगर है एल्कलीज की, तो कह सकते हैं कि जो इसका एरिया है टोटल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो ब्रिक है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जिससे क्या होता है कि इन दी एंड जो ब्रिक का जो स्ट्रेंथ है वो होता हुआ दिखता है। ब्रिक के अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है चप्स। चप्स में क्या होता है कि अगर हम ब्रिक्स की अनलोडिंग कर रहे हैं उस टाइम पे ब्रिक हॉट होती है, और उस पर बारिश की कुछ बूंदें अगर पड़ जाती हैं तो इस पर कुछ अनडिलेटेड सरफेस आपको देखने को मिलती है। इस डिफेक्ट को हम कहते हैं चप्स। ब्लॉटिंग में क्या होता है कि जब सल्फर प्रेजेंट होता है एक्सेस मात्रा में किसी भी ब्रिक की क्ले में, तो बर्निंग एक्सेस मात्रा में हो जाती है। कुछ इस टाइप से ब्लैक सरफेस आपको देखने को मिलती है, इसे हम कहते हैं ब्लोटिंग। क्रैक्स की अगर हम बात करें तो ये एक्सेस वाटर प्रेजेंट होने के कारण ब्रिक के क्ले में ये डिफेक्ट आ जाता है, क्योंकि जब वाटर एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट होगा तो डिहाइड्रेशन के टाइम पे जो वाटर है कि तेज़ी से इवापोरेट होगा, जिससे कि श्रिंकेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर लम्प्स ऑफ लाइम प्रेजेंट हैं जो कि वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद अपना साइज़ 2 to 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर लेता है, इसकी वजह से जो ब्रिक है उसका साइज डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिससे कि ब्रिक में क्रैक्स आ जाते हैं। ब्लिस्टर्स की अगर हम बात करें तो ब्लिस्टर्स जनरली कॉज्ड होते हैं ड्रेन टाइल्स में या सीवर पाइप्स में, क्योंकि जो ड्रेन वाटर होता है वो हाईली एल्कलीज प्रेजेंट होती हैं उसमें, जिसके कारण जो टाइल्स हैं या सीवर पाइप्स हैं वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस डिफेक्ट को ब्लिस्टर्स कहते हैं। लैमिनेशन डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये किसी भी सरफेस पर इंट्रैप्ड एयर किसी भी अर्थ की सरफेस पर रह जाती है, किसी भी ब्रिक की अर्थ में, तो उसकी कारण जो ब्रिक की सरफेस है वो लैमिनेशन के फॉर्म में डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है, पतली चिप्स की फॉर्म में डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें हम टोटल जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ब्रिक की क्ले को बनाने में, उन सारे प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक में सबसे पहला टर्म आता है अनसॉइलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ को रिमूव करते हैं, जिससे कि उसमें प्रेजेंट जितने भी इनऑर्गेनिक मैटर है या कंक्रीट के कुछ पेबल्स हैं, ये सारी चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये किया जाता है अप टू 20 सेंटीमीटर। डिगिंग की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली एक्सकेवेशन कर रहे होते हैं अर्थ का। नेक्स्ट टर्म आता है वेदरिंग। तो वेदरिंग में हम क्या करते हैं,
30 दिनों के लिए इसको छोड़ देते हैं वेदर से एक्सपोज होने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वेदरिंग। वेदरिंग के पास हम इसमें करते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं हम, जो भी मिनरल इसमें एक्सेस मात्रा में होता है उसको रिमूव करते हैं, और जो भी मिनरल इसमें कम मात्रा में होता है उसको हम इसमें मिक्स करते हैं। टेम्परिंग में हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं क्ले से और अच्छे से मिक्स करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि इसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाए और प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाए और हम इसको अच्छे से प्लेस कर पाए मोल्डिंग के लिए, और मोल्डिंग में ये हमारी हेल्प करे। टेम्परिंग को कई बार नीडिंग भी कहा जाता है, आप याद रख लीजिए। और ये टेम्परिंग या नीडिंग दो टाइप से की जाती है मेनली, बाई एनिमल और बाई ह्यूमन फीट, और दूसरा जिसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो पग मिल होता है। तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज कई बार पूछा जाता है पग मिल का यूज़ किस में किया जाता है, तो टेम्परिंग या नीडिंग में किया जाता है ब्रिक की क्ले को बनाने में। ब्रिक बनाने की प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे पहला तो हमारा हो गया प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, एंड सेकेंड जो आता है वो आता है मोल्डिंग। मोल्डिंग भी दो टाइप से की जाती है। सबसे पहले आता है हैंड मोल्डिंग और फिर आता है मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग भी दो टाइप से होती है, टेबल मोल्डिंग होती है एक, और एक जो सरफेस मोल्डिंग यानी कि अर्थ मोल्डिंग, ब्रिक अर्थ की सरफेस पर बना रहे होते हैं। हैंड मोल्डिंग में जो मॉइस्चर लिया जाता है ब्रिक की अर्थ में वो रिलेटिवली ज़्यादा लिया जाता है मशीन मोल्डिंग से। ये होता है 25 to 30% वाटर इसमें, और इसकी क्ले में अप्रॉक्स 7 to 10% वाटर इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है ड्राइंग का। इसमें हम क्या करते हैं, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है ये 25 to 30% एंड 7 to 10% इसको रिमूव करना होता है। तो इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो नेचुरल प्रोसेस हो गया, इसमें क्या करते हैं हम ब्रिक के चट्टे लगा देते हैं कुछ इस टाइप से, जिससे कि इसमें बीच में से कुछ गैप छोड़ देते हैं, जिससे कि इससे एयर पास हो पाए और ब्रिक अपने आप नेचुरल प्रोसेस से सूख जाए। इसको हम अप टू 2% मॉइस्चर तक लाने की कोशिश करते हैं, नेचुरल प्रोसेस हो चाहे वो आर्टिफिशियल प्रोसेस हो। आर्टिफिशियल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, 120 डिग्री टेम्परेचर पर रख देते हैं किसी भी ब्रिक को 24 to 48 आवर्स के लिए, और इससे जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है बर्निंग का। बर्निंग में हम क्या कर रहे होते हैं, ब्रिक मॉइस्चर जो 2% बचा हुआ है उसको रिमूव करेंगे फर्स्ट में, जिसको हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। सेकेंडली हम इसको ऑक्सीडेशन करेंगे, जिसमें केमिकल वेरियस रिएक्शंस होंगी, जिससे बॉन्डिंग प्रॉपर्टी डेवलप होगी और कलर डेवलप होगा किसी भी ब्रिक में। थर्ड हम इसका विल्ट्रिफिकेशन कर रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो ब्रिक है उसकी सरफेस लाइक अ ग्लास डेवलप हो जाती है, इसे हम कहते हैं विल्ट्रिफिकेशन। तो 3 स्टेजेस में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है बर्निंग। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हमारी ब्रिक होगी, जो कि बर्न्ड ब्रिक है। तो बर्निंग का प्रोसेस टोटल किया जाता है, एवरेज टेम्परेचर इसका लिया जाता है 1100 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने बताया 3 स्टेजेस होती हैं बर्निंग की। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो 400 से 650 डिग्री तक लिया जाता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो कि केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें 650 to 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया जाता है। विल्ट्रिफिकेशन के लिए 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक लिया जाता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो हैंड मोल्डिंग है, हैंड मोल्डिंग में जो टोटल वाटर लिया जाता है ब्रिक की क्ले में वो 25 to 30% लिया जाता है। ड्राई मोल्डिंग या फिर मशीन मोल्डिंग के लिए ये 7 to 10% लिया जाता है। और जो ब्रिक का मोल्ड होता है जिससे हम ब्रिक को डेवलप करते हैं, ब्रिक को बनाते हैं, उस ब्रिक मोल्ड का साइज़ जो होता है 8 to 12% ग्रेटर होता है ब्रिक के साइज़ से। स्टॉक बोर्ड क्या होता है, ये भी लकड़ी का बना रहता है। ये कंप्रेस करने के लिए क्ले को यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर हमने इस मोल्ड में पहले क्ले भर ली है, अब इस क्ले को कंप्रेस करने के लिए स्टॉक बोर्ड का यूज़ करेंगे। स्टॉक बोर्ड पर जो मैन्युफैक्चरर का नाम है वो कुछ उल्टा इस टाइप से लिखा रहता है। ये कंप्रेस करने के बाद ब्रिक पर कुछ ऐसे इम्प्रिंट होके आता है, जो कि हमें ब्रिक में दिखता है। और जो डिप्रेशन हमें दिखता है ब्रिक की टॉप सरफेस पर, जिसे हम फ्रॉक कहते हैं, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये स्टॉक बोर्ड। ब्रिक की एजेस और उनकी कटिंग के अकॉर्डिंग इनको कई टाइप से डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वीन क्लोजर। अगर हम
किसी भी ब्रिक को लेंथ के अलोंग कट कर देते हैं और उसके हाफ पार्ट को ले लेते हैं, जैसा कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है, तो इस को हम कहेंगे क्वीन क्लोजर। अगर किसी भी ब्रिक के हाफ विड्थ से हाफ लेंथ तक के पार्ट के को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं और जो पार्ट है इसको हम काट कर अलग कर देते हैं, तो रिमेनिंग जो पार्ट आपको दिखेगा वो होगा किंग क्लोजर। बेवल्ड क्लोजर में क्या करते हैं, हम किसी भी ब्रिक के विड्थ की हाफ पार्ट से उसकी टोटल लेंथ से मिला देते हैं एक लाइन से और इस पार्ट को काट कर अलग कर देते हैं, तो रिमेनिंग जो पार्ट होगा ब्रिक का वो कहलाएगा बेवल्ड क्लोजर। बुल नोज्ड ब्रिक में क्या होता है कि जो शार्प एजेस रहते हैं ब्रिक को, उनको शार्प ना रखे उनको कर्व कर दिया जाता है, तो इस टाइप की ब्रिक को हम बुल नोज्ड ब्रिक कहते हैं। वेट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि ब्रिक को अगर विड्थ के अलोंग काट कर अलग कर दिया जाए तो हाफ वेट कहेगा, क्योंकि उसको उसका हाफ पार्ट एक्सक्लूड कर दिया गया है। सेम ऐसे ही अगर 3/4 पार्ट अगर हम किसी भी ब्रिक का काट कर अलग कर देते हैं तो 3/4 वेट कहलाएगा। बेवल्ड वेट में क्या करते हैं, हम किसी भी ब्रिक के 3/4 पार्ट को हाफ पार्ट से मिलाती हुई एक लाइन खींचते हैं और उसको काट कर अलग कर देते हैं, तो रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो बेवल्ड वेट कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड को जानने से पहले किसी ब्रिक को मान लीजिए ये एक ब्रिक है, इसका जो टॉप सरफेस है यानी कि फ्रंट सरफेस है, जो कि लेंथ है, उस लेंथ की सरफेस को हम कहेंगे स्ट्रेचर, और ऐसे ही अगर विड्थ की बात करेंगे तो इस वाली सरफेस को हम कहेंगे हेडर। तो इसके अकॉर्डिंग हम बॉन्ड्स को क्लासीफाई करते हैं वेरियस टाइप्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं हेडर बॉन्ड की। तो इसमें जो हेडर बॉन्ड में जो विड्थ है वो ऑलवेज फ्रंट साइड पे रहती है वॉल के, तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, हेडर बॉन्ड। इसमें जो यूज़ किया जाता है कॉइन की जगह, कॉइन होता है क्या कि वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए जो एक्स्ट्रा ब्रिक का यूज़ करना पड़ता है उसे हम कहते हैं कॉइन। 3/4 वेट यूज किया जाता है कॉइन के रूप में इसमें, जैसा कि आप इसमें येलो कलर में देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये 3/4 वेट है। टोटल वॉल की इसकी थिकनेस कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर और 1 ब्रिक वॉल। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेचर बॉन्ड की, तो टॉप सरफेस जो होगी, फ्रंट सरफेस जो होगी, उस पर सारे के सारे लेंथ हमें दिखाई देगी ब्रिक की, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेचर हमें दिखाई देगा। इसमें कॉइन की जगह या फिर वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है वो हाफ वेट का यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इसकी जो विड्थ है वॉल की वो होगी 10 सेंटीमीटर या हाफ ब्रिक वॉल। इंग्लिश बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक जो सरफेस है वो बनाई जाती है स्ट्रेचर बॉन्ड की और उसके बाद सेकंड सरफेस हेडर बॉन्ड की, तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है 1 बाय 1। तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, इंग्लिश बॉन्ड। वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए इसमें यूज किया जाता है क्वीन क्लोजर, जो कि आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। 1 ब्रिक वॉल होती है ये, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इसको बोला जाता है, और लेकिन ये कॉस्टली होता है। फ्लेमिश बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो स्ट्रेचर और हेडर हैं एक ही लाइन में लगे रहते हैं 1 बाय 1, यानी कि पहले एक स्ट्रेचर, उसके बाद हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, कुछ इस टाइप से इसमें बॉन्डिंग की जाती है, प्लेसिंग ब्रिक की जाती है। क्वीन क्लोजर इसमें यूज किया जाता है ब्रिक का वर्टिकल जॉइंट ब्रेक करने के लिए, और इसकी बाल की थिकनेस सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड के लिए होती है 1.5 ब्रिक, यानी कि मल्टीप्लाइड अगर हम 20 से करेंगे तो ये आएगा 30 सेंटीमीटर, और डबल फ्लेमिश बॉन्ड के लिए 1 ब्रिक वॉल थिकनेस या 20 सेंटीमीटर थिकनेस ली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फायर या रिफ्रैक्टरी ब्रिक की, तो ये नाम से ही पता चल जाता है रिफ्रैक्टरी ब्रिक, यानी कि फायर रेजिस्टेंट ब्रिक होती है ये, और ये फर्नेस जो भट्टी होती है उसकी इनर या आउटर लाइनिंग के लिए यूज की जाती है, या फिर उसको बनाने के लिए यूज की जाती है। इसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो क्या होते हैं देख लीजिए। लाइम एंड मैग्नीशिया इसमें लिया जाता है 1%, और जो नॉर्मल हमारी ब्रिक होती है उसका जो होता है लाइम वो होता है 5%। आयरन ऑक्साइड इसमें 2 to 3% लिया जाता है, जबकि हमारी नॉर्मल ब्रिक में ये 5 to 6% लिया जाता है।
सिलिका इसमें प्रेजेंट होता है 55 to 70%, नॉर्मल ब्रिक में 50 to 60%। एल्यूमिना इसमें 25 to 30% होता है, जबकि हमारी नॉर्मल ब्रिक में ये 20 to 30% होता है। और इसको वर्न किया जाता है 1700 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि नॉर्मल ब्रिक को अप्रॉक्स जो एवरेज वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है 1100 डिग्री सेल्सियस। हैवी ड्यूटी बर्न्ड ब्रिक की बात करेंगे तो क्लास ए की जो स्ट्रेंथ है वो 44 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है और क्लास बी के लिए 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। नेक्स्ट परफोरेटेड ब्रिक की अगर हम बात करें तो ये परफोरेटेड ब्रिक में जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ होल क्रिएट कर दिए जाते हैं कुछ इस टाइप से, तो इस टाइप की ब्रिक को कहते हैं परफोरेटेड ब्रिक। ये जो परफोरेशन एरिया है टोटल ये 30 to 45% मैक्सिमम हो सकता है। इसमें जो परफोरेटेड एरिया परसेंटेज में 30 to 45% हो गया एंड कंप्लीट एरिया 500 mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें हॉलो कैविटी या सेलुलर ब्रिक जो होती है, इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ इस टाइप से होल क्रिएट कर दिए जाते हैं और इसका भी जो परफोरेटेड एरिया है वो लेस देन 50% होना चाहिए। ये चाहे परफोरेटेड ब्रिक हो या हॉलो या कैविटी सेलुलर ब्रिक हो, ये सारी ब्रिक यूज की जाती हैं लाइट वेट स्ट्रक्चर के लिए और ये रिड्यूस करती हैं हीट के ट्रांसमिशन को और साउंड एंड डैम्पनेस को। तो सीमेंट के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सीमेंट का जो ओरिजिन है यानी मैन्युफैक्चरिंग है सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो इंग्लैंड में, आपको पता होगा। और इसको सबसे पहले बनाने वाले या मैन्युफैक्चर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, जोसेफ एस्प्रिटन। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले कब की गई थी, तो 1824 में, ये आपको याद रखना है। सीमेंट के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें कैलकेरियस रॉक होती है 75% अप्रॉक्स और आर्जिलेसियस रॉक अप्रॉक्स 25% ली जाती है। अगर आप रेशियो देखेंगे तो 3:1 होगा इन दोनों का। कैलकेरियस रॉक जैसे कि हम पढ़ चुके हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में रॉक के, इसमें 3 टाइप से हम क्लासीफाई करते थे रॉक को, सिलिसियस, कैलकेरियस एंड आर्जिलेसियस रॉक को। तो कैलकेरियस रॉक में जो कैल्शियम कार्बोनेट है या जो लाइम है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो लाइमस्टोन एंड मैरीन सेल्स हैं। मैरीन सेल्स में भी जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे ही आर्जिलेसियस रॉक में जो क्ले प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पर मड स्टोन यानी कि सेल लिया गया है एंड स्लेट लिया गया है। सीमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। 1 बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो 50 kg होता है, सबको पता रहता है। एंड बल्क डेंसिटी 14 से 40 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ली जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करेंगे तो वो 3.15 होती है। ये जो सारे टर्म्स हैं वो डिफाइन किए गए हैं पोर्टलैंड सीमेंट की। तो पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 3.15। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पोर्टलैंड या पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ली जाती है 2.90। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट 0.0347 मीटर क्यूब लिया जाता है और अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 34 लीटर आ जाता है। 1 क्यूबिक मीटर में कितने सीमेंट बैग रिक्वायर्ड होंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो 1 क्यूबिक मीटर है इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 बैग सीमेंट के वॉल्यूम से 0.0347 से, और यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी 28.8 अप्रॉक्स। यहाँ से हम इसको राउंड ऑफ करके 29 बैग लिख लेते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक यूनिट का जो वॉल्यूम है वो दिया गया है 0.0347 मीटर क्यूब। इस वैल्यू से आपको याद आ जाता है कि ये 50 kg सीमेंट के बराबर होता है, यानी कि 50 kg सीमेंट का जो वॉल्यूम है वो होता है, जो कि यहाँ पर वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पूछा गया 1 टन सीमेंट के लिए कितने यूनिट रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ पर 1 टन पूछा गया। तो जैसा कि हमें पता है 1 टन इक्वल्स होता है 10 क्विंटल और 1 क्विंटल होता है 100 kg के इक्वल। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 टन इक्वल्स 1000 kg। तो 1000 kg है और यहाँ पर 1 यूनिट 50 kg है। अगर हम निकालना चाहें कितनी यूनिट रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट 50 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20 और यहाँ पर जो आंसर है वो भी 20 यूनिट्स दे रखा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सीमेंट के मेन कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं
और उनका रोल क्या होता है सीमेंट में, और एक्सेसिव मात्रा में प्रेजेंट होने पर क्या प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है सीमेंट में। लाइम जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सीमेंट का, ये होता है 60 to 67% सीमेंट में। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 63% ली जाती है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए एंड साउंडनेस के लिए। एक्सेसिव मात्रा में अगर लाइम प्रेजेंट है किसी भी सीमेंट में तो अनसाउंडनेस क्रिएट कर देता है। सिलिका की अगर हम बात करेंगे तो ये 17 to 25% होता है और एग्जैक्ट वैल्यू 20% ली जाती है। स्ट्रेंथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये एक्सेसिव मात्रा में प्रेजेंट होता है तो सीमेंट की स्ट्रेंथ तो बढ़ती है बट इनिशियल सेटिंग टाइम भी इससे इंक्रीज हो जाता है। एल्यूमिना की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 to 8% होता है, 6% एग्जैक्ट वैल्यू एंड क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो एल्यूमिना से ही डेवलप होती है और इसकी एक्सेसिव मात्रा प्रेजेंट होने से ये स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देता है सीमेंट की। आयरन ऑक्साइड जो है वो 0.5 to 6% होता है इसमें और 3% एग्जैक्ट वैल्यू ली जाती है। ये कलर, स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और अगर एक्सेसिव मात्रा इसकी प्रेजेंट है तो डार्क कलर दिखाई देगा सीमेंट का, यानी कि जो ग्रीनिश ग्रे कलर होता है उससे और ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है सीमेंट का। मैग्नीशिया जो है वो 0.5 to 4% होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 2% ली जाती है। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है कलर, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के लिए और इसके एक्सेसिव मात्रा प्रेजेंट होने से अनसाउंडनेस क्रिएट हो जाती है। सल्फर 1 to 3% लिया जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू 1.5%। साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और अगर एक्सेसिव मात्रा इसमें प्रेजेंट है तो अनसाउंडनेस क्रिएट कर देता है। एल्कलीज की बात करें तो 0.5% से 1% ली जाती है। कई बार ये वैल्यू आपको 0.5 to 1.3% देखने को मिल जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू 1% होती है और एफ्लोरेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, यानी कि जो एल्कलीज हैं अगर ये एक्सेसिव मात्रा में प्रेजेंट है 1.3% से तो ये क्या है कि सीमेंट की सरफेस पर अगर ये वाटर के कांटेक्ट में जब आएगी तो ये वाइट पैचेस के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि क्या है एस्थेटिक अपीयरेंस भी घटता है और इसकी स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाती है। बॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं? जब हम सीमेंट को ऐड करते हैं वाटर से तो वेरियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं। ये मेनली 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। इनका वेरियस जो परसेंटेज है सीमेंट में वो कितना कितना होता है तो 30 to 50% होता है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड 20 to 45% होता है डाइकैल्शियम सिलिकेट, 8 to 12% होता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड है वो 6 to 10% लिया जाता है। इनको एक अदर नाम से भी जाना जाता है, तो इनको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट को A, V एंड C और इसको F से। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लिख रखा है, तो इसको A फॉर एलाइड कहते हैं ट्राइकैल्शियम सिलिकेट को, एंड V फॉर बेलाइड कहते हैं डाइकैल्शियम सिलिकेट को, एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट को कहते हैं सेलाइट, एंड F फॉर टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड को कहते हैं फेलाइट। तो ये चारों नाम भी आप याद कर लीजिए। तो जब वाटर ऐड करते हैं किसी भी सीमेंट में तो वेरियस जो हीट है हाइड्रेशन के प्रोसेस की वजह से निकलती है, उस हीट की वैल्यू क्या होती है इन कंपाउंड्स में वो भी देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा हीट जो इवेल्यूएट होती है वो होती है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट से। ये कितनी होती है? ये होती है 865 जूल पर ग्राम। ऐसे ही अगर हम बात करें ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की तो ये 500 जूल पर ग्राम हीट इवेल्यूएट करता है। टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड ये 3rd नंबर पे आता है। इसकी वजह से जो हीट इवेल्यूएट होती है वो होती है 420 जूल पर ग्राम। ऐसे ही अगर हम बात करें डाइकैल्शियम सिलिकेट की तो इसकी वजह से जो हीट इवेल्यूएट होगी वो होगी 265 जूल पर ग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी पूछा जाता है, तो आप यहाँ से जब हीट आपको पता होगी तो आप इसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं। और परसेंटेज वैल्यू कितनी पाई जाती है सीमेंट में ये भी आपको याद रखना है। 2 days की स्ट्रेंथ होती है वो होती है इन 2 कंपाउंड्स की वजह से, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जो है वो 24 आवर्स की जो स्ट्रेंथ है वो आपको देखने को मिलेगी इनकी वजह से। और जो C3S है 7 days की स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीमेंट की, और अप टू 3 years जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहती है सीमेंट की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है C2S। 3 years तक ये सेटल होता रहता है, यानी स्ट्रेंथ को गेन करता रहता है सीमेंट में। सेटिंग एंड हार्डनिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो जब सीमेंट सिर्फ शेप अटेंड करना शुरू कर देता है तो इसे हम कहते हैं सेटिंग, और इस टाइप
ये जो टर्म यूज किया जाता है सेटिंग, ये इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। हार्डनिंग जो है उसमें क्या होता है, शेप के साथ साथ जो स्ट्रेंथ है वो भी अटेंड करना शुरू कर देता है सीमेंट। तो ये कब होता है, ये होता है फाइनल सेटिंग टाइम के वक्त, यानी कि जब सीमेंट अपनी कंप्लीट प्लास्टिसिटी लूज़ कर देता है और स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर देता है, तो इस एक टर्म डिफाइन किया जाता है, उसे कहते हैं हार्डनिंग। ऐसी सेटिंग जो टर्म है वो डिफाइन किया जाता है जब जो सीमेंट है वो इनिशियल स्टेज में अपनी जो प्लास्टिसिटी लूज़ कर रहा होता है और उस टाइम पे सीमेंट जो है वो शेप अटेंड कर रहा होता है। तो ऐसे टर्म, इसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो किया जाता है। अर्ली स्ट्रेंथ कंपाउंड कौन सा होता है, तो ये होता है C3S। C3S की जगह आप C3A नहीं सोच सकते, क्योंकि C3A ये सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हम पहले भी देख चुके हैं जो सिलिका है वो किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिलिकेट जिसमें आएगा वो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो सबसे पहले स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है होता है C3S। C2S जो है वो लेट डिले करता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, अप टू 3 ईयर्स ये स्ट्रेंथ धीरे धीरे देता रहता है। फाइनल या अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, जैसा कि हम बता चुके हैं C2S की वजह से होती है। और मोस्ट रिस्पॉन्सिबल क्विक सेटिंग के लिए जो होता है वो C3A होता है, जिसमें एल्यूमिनेट आया है, जैसा कि हम बता चुके हैं एल्यूमिना कंटेंट होता है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, सेटिंग प्रॉपर्टी के लिए। तो क्विक सेटिंग किसकी वजह से होगी, C3A की वजह से। बेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड क्या होगा, सिलिकेट ही होगा, चाहे C2S हो चाहे C3S हो। जैसा कि हमें पता है C3S सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो बेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड भी यही हो जाएगा। पुअरेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड जैसा कि आप देख सकते हैं C4AF होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी सबसे कम होती है सीमेंट में, और इसीलिए इसको हम पुअरेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड नहीं करता है, ये सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसमें एल्यूमिना कंटेंट होता है। हाइड्रेशन में रोल क्या होता है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा C3A सबसे पहले आएगा, उसके बाद C4AF, फिर C3S एंड फिर C2S। स्ट्रेंथ में रोल अभी हम देख चुके हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, सिलिकेट, जो दोनों कंपाउंड हैं। तो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट आ गया पहले, फिर डाइकैल्शियम सिलिकेट आ गया, उसके बाद ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनम फेराइड। हीट ऑफ हाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो पहले भी हम देख चुके हैं, जो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट है सबसे ज़्यादा हीट इवेल्यूएट करता है, उसके बाद C3S आता है, फिर C4AF आता है एंड देन C2S आता है। वाटर रिक्वायरमेंट हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए किसी भी सीमेंट में कितनी होगी वो देख लेते हैं। 23% केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है और 15% पोर्स के लिए ली जाती है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाता है 38%। तो ये जो 38% लिया जाता है टोटल वैल्यू ली जाती है। और मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो इसीलिए हम बोलते हैं 0.38 to 0.40। वाटर सीमेंट रेशियो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के, यानी कि अगर वाटर की क्वांटिटी बढ़ाते हैं सीमेंट में तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ सीमेंट की। तो टेस्ट ऑफ सीमेंट को मेनली 2 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, फील्ड टेस्ट एंड लैब टेस्ट। लैब टेस्ट को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप से, फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फील्ड टेस्ट की। तो जो सीमेंट का जो कलर है वो यूनिफॉर्म ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। अगर हम सीमेंट को रब करते हैं बिटवीन 2 फिंगर्स तो हमें स्मूथ फील होना चाहिए। और अगर हम सीमेंट को फेंकते हैं किसी भी वाटर बकेट में, यानी कि जो बकेट है वो फिल्ड है किसी भी वाटर से, तो ये इमीडिएटली डूब जाना चाहिए। अगर हम अपने हैंड को इंसर्ट करते हैं किसी भी सीमेंट के बैग में तो हमें कूल फील होना चाहिए। और सीमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम लम्प्स होना चाहिए, यानी कि इसमें किसी भी टाइप के लाइम के लम्प्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट हम बात करते हैं लैब टेस्ट का, फिजिकल टेस्ट। इसमें हम सबसे पहले फाइननेस टेस्ट को देखेंगे। तो फाइननेस टेस्ट 2 टाइप से किया जाता है, फर्स्ट सीप टेस्ट एंड सेकेंड ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले हम सीप टेस्ट को देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 90 माइक्रोन की एक सीप लेते हैं, जिसे 9 नंबर सीप भी कहा जाता है। 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लेते हैं और इसको सीप करते हैं 90 माइक्रोन सीप से। 10 मिनट तक सीप करने के बाद हम देख सकते हैं कि जो रिटेनिंग वेट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10% होना चाहिए, और RHC या PPC के लिए 5% ये वैल्यू ली जाती है, यानी कि रिटेनिंग वेट ग्रेटर देन 5% नहीं हो सकता। RHC का मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड PPC पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट। IRST 40 जो कि इंडियन रेलवे का स्पेशल सीमेंट होता है, इसके लिए भी जो रिटेनिंग वेट है 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट मेथड जो ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया को निकालते हैं सीमेंट की, जो कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ओपीसी सीमेंट के लिए आना चाहिए 2250 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम। स्पेसिफिक सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है सरफेस एरिया बाई वेट। यहाँ पर एक स्पेसिफिक सरफेस एरिया के लिए एक और फॉर्मूला आप देख लीजिए, K√T, जहाँ पर K क्या है, परमेबिलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 5 to 1.08 होती है। T यहाँ पर टाइम है। एक कंपैरिजन देख लीजिए, अगर स्मॉलर पार्टिकल है तो सरफेस एरिया ग्रेटर होगा। ये समझने के लिए आप एक बॉल को लीजिए और इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा। सेम इस बॉल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 2 पार्ट्स में कट कर दीजिए। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में कट करेंगे तो इसमें एक सरफेस, ये वाली जो एक्स्ट्रा सरफेस हमें दिखाई देगी दोनों पार्टिकल्स में, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। इससे हम समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स अगर स्मॉलर होंगे तो इसका सरफेस एरिया ग्रेटर होगा, और पार्टिकल्स अगर बिगर होंगे तो जो सरफेस एरिया है वो लेसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट की। तो इसमें हम पता करते हैं कि मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी किसी भी सीमेंट के लिए स्टैंडर्ड पेस्ट तैयार करने के लिए। तो ये वैल्यू ली जाती है 25 to 30%। और कंसिस्टेंसी टेस्ट को करने के लिए जो एपरेटस यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं बिकेट एपरेटस। बिकेट एपरेटस के मोल्ड के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो डायमीटर है वो होता है 80 mm, और इसकी हाइट या डेप्थ जो होती है वो होती है 40 mm। प्लंजर का जो वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। ये जो प्लंजर है ये फ्री फॉल कराते हैं इस मोल्ड में जिसमें कि सीमेंट हम फिल करते हैं। तो इस टेस्ट को करने के लिए क्या करते हैं, हम सीमेंट लेते हैं, उसमें 25 to 30% वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने के बाद इस मोल्ड को हम फिल कर लेते हैं सीमेंट से। अब सीमेंट फिल करने के बाद इस प्लंजर में हम 1 mm स्क्वायर की जो नीडल है वो लगाते हैं और इस प्लंजर को फ्री फॉल कराते हैं इस मोल्ड पर। ये जो नीडल है वो बॉटम से 5 to 7 mm ऊपर रुक जानी चाहिए। तो ये जो वाटर कंटेंट हमें मिलेगा इसमें जो सीमेंट में, वो क्या होगा, इसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी होगी। बिकेट एपरेटस से हम इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम भी निकालते हैं। आपको इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम करने से पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के बाद आपको जब पता चल जाता है कि परसेंटेज वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, जो कि P आपको मान लीजिए पता चल गया 25 to 30% है। इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम इसमें फिर से 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो न्यू वाटर की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आ जाएगी, जो कि यूज़ की जाती है इनिशियल या फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। जो न्यू वाटर की रिक्वायरमेंट है इसको ऐड करेंगे नए सीमेंट के साथ और सीमेंट का पेस्ट तैयार करेंगे। अब इस सीमेंट पेस्ट को फिल करेंगे फिर से मोल्ड में, और इस मोल्ड में फिल करने के बाद फ्री फॉल कराएंगे फिर से प्लंजर को, और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये जो नीडल है वो 33 to 35 mm टॉप से रुक जानी चाहिए, या फिर सेम वही 5 to 7 mm बॉटम से रुक जानी चाहिए, और हमें पता चल जाएगा इसका इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम में एक चीज़ याद रखनी है कि जो कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है ये तुरंत किया जाता है मोल्ड में फिल करने के बाद सीमेंट, जबकि इनिशियल सेटिंग टाइम को हम 30 मिनट बाद, पहले हम सीमेंट को फिल कर लेते हैं, फिर 30 मिनट के लिए इस मोल्ड को रख देते हैं नेचुरल कंडीशन में, और उसके बाद 30 मिनट के बाद इस पर फ्री फॉल कराते हैं प्लंजर को। अब हमें यहाँ से इनिशियल सेटिंग टाइम मिल जाएगा। ऐसे ही फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम 8 आवर्स का वेट करते हैं, 8 to 10 आवर्स का, उसके बाद इस पर फ्री फॉल कराते हैं प्लंजर का। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो नीडल यूज़ की जाती है वो 0.5 mm की होती है, और ये जो नीडल है फाइनल सेटिंग टाइम के वक्त इस पर ओनली एक इम्प्रेशन बना पाती है, यानी कि एक मार्क दिखाई देगा आपको मोल्ड के सीमेंट के ऊपर, बट इसके जो कॉलर होते हैं वो इस पर इम्प्रेशन भी नहीं बना पाएंगे। कॉलर कौन सा होता है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ इस टाइप से ये कॉलर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट की और इनके इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम की। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो कि सबको पता होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स होता है। लो हीट सीमेंट के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो कि 1 आवर हो जाता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है वो 3 to 3.5 आवर्स होता है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम, और इसके लिए फाइनल सेटिंग टाइम 5 to 5.6 आवर्स लिया जाता है।
क्विक सेटिंग टाइम का जो इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट लिया जाता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए जो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम दोनों सेम होते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। नेक्स्ट सीमेंट का जो टेस्ट आता है वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, 70.6 mm के क्यूब तैयार करते हैं। इन क्यूब को तैयार करने के लिए जो मोर्टार तैयार किया जाता है उनमें सीमेंट और सैंड का जो रेशियो है वो 1:3 लिया जाता है। यानी कि 200 ग्राम सीमेंट लेंगे एंड 600 ग्राम सैंड लेंगे, जो स्टैंडर्ड सैंड होगा। सैंड से मतलब इसमें फाइन सैंड एंड मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड तीनों प्रकार की सैंड होनी चाहिए और इनका कॉन्स्टिट्यूएंट लगभग बराबर होना चाहिए 33% एंड 33%। परसेंटेज वाटर रिक्वायर्ड होता है इसमें Py4 + 3%, जो कि इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम ले रहे थे 0.85 P। यानी कि इसके लिए हम वाटर रिक्वायरमेंट अगर निकालेंगे तो निकल के आएगी 25 to 30%। हम यहाँ पर जो भी रखना चाहें, मैं 25 रख लेता हूँ सच एंड डिवाइड बाई 4 + 3। ये जो परसेंटेज वैल्यू है ये वाटर इसका पेस्ट हम तैयार करेंगे मोर्टार के लिए। लोडिंग रेट यहाँ पर रहती है 35 Nm/mm²/मिनट। परमिसिबल रिवेट की बात करेंगे तो ये 15% है, यानी कि ±15% कुछ भी हो सकता है। तो ये 28 डेज एंड 7 डेज और 3 डेज के लिए जो स्ट्रेंथ है OPC की वो दी जाती है कुछ इस टाइप से। OPC 33 के लिए 28 डेज के लिए 33 Nm/mm², ऐसे ही OPC 43 के लिए 43 एंड OPC 53 के लिए 53। यानी कि जो स्ट्रेंथ हम चेक कर रहे हैं वो 28 डेज की स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं। 7 डेज की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो OPC 33 के लिए 22 Nm/mm²। OPC 33 की जो 3 डेज स्ट्रेंथ होती है वो 16 Nm/mm² ली जाती है। OPC 43 की बात करें तो यहाँ पर भी हमें -10 रिड्यूस कर देना है और यहाँ पर मिल जाएगी हमें 33 Nm/mm²। सेम एज अगर हम निकालना चाहें 3 डेज की तो यहाँ भी हम रिड्यूस कर देंगे -10 एंड ये 23 Nm/mm² आ जाएगी। OPC 53 की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए 7 डेज स्ट्रेंथ 37 Nm/mm² होती है। ऐसे ही इसकी जो 3 डेज स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस कर देंगे 10 से और यहाँ पर 27 Nm/mm² मिल जाएगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ है किसी भी सीमेंट की वो 10 to 15% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। इसमें भी जो मोर्टार तैयार किया जाता है उसमें जो सीमेंट और सैंड का रेशियो है वो 1:3 ही लिया जाता है, यानी कि 200 ग्राम सीमेंट लेते हैं एंड सैंड को 600 ग्राम। इसमें भी जो सैंड यूज़ की जाएगी वो इनोर सैंड होगी या स्टैंडर्ड सैंड होगी, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो तीनों टाइप के होने चाहिए, कोर्स, मीडियम एंड फाइन। वाटर रिक्वायरमेंट इसमें भी होती है Py5 + 2.5%। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है उसमें हम लेते हैं Py4 + 3%, जबकि इसमें लिया जाता है Py5 + 2.5%। यानी कि अगर हम इसके वाटर की बात करें तो यहाँ पर हम अगर मान लेते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी 30 है और डिवाइड करते हैं 5 से + 2.5, यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 8.5%। यानी कि 8.5% वाटर को ऐड करेंगे इस मोर्टार में और उसके बाद हम इसको तैयार करेंगे और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे। OPC के 3 डे की टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए 2 Nm/mm² और 7 डेज़ की अगर हम बात करें तो 2.5 Nm/mm²। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 10 to 50% ही होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट टेस्ट आता है साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट किया जाता है किसी भी सीमेंट को सेट होने के बाद अगर उसका कुछ वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसके लिए ये डिटेक्ट करता है कि इसका वॉल्यूम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये वॉल्यूम चेंज होता है किसकी वजह से, अगर सीमेंट में एक्सेस लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर प्रेजेंट हैं तो इसकी वजह से सीमेंट का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है, जिसे हम साउंडनेस प्रॉब्लम कहते हैं। इसके लिए 2 मेथड यूज किए जाते हैं, लीच एटलियर मेथड एंड ऑटोक्लेव मेथड। लीच एटलियर मेथड में जो एपरेटस यूज़ किया जाता है उसे हम लीच एटलियर एपरेटस कहते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं लीच एटलियर एपरेटस को, इसका जो मैक्सिमम डायमीटर होता है वो 30 mm होता है और इसकी टोटल लेंथ जो ली जाती है वो 165 mm ली जाती है। इसका जो स्प्लिट है वो होना चाहिए 0.5 mm और इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी ली जाती है 30 mm ली जाती है। एपरेटस दिख रहा है, इसके बीच का मैक्सिमम एक्सपेंशन है सेट होने के बाद सीमेंट के
तो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 10 mm OPC के लिए। और अगर हम बात करें IRST 40 या अदर सीमेंट की, तो उसके लिए ये 5 mm लिया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं 5 mm लिया जाता है IRST 40 HAC एंड SSC के लिए, और OPC के लिए 10 mm लिया जाता है। ऑटोक्लेव मेथड में क्या है कि अगर लाइम की वजह से या मैग्नीशिया की वजह से चेंज हो रहा है इसका वॉल्यूम सेटिंग के बाद, तो ऑटोक्लेव मेथड इसको डिटेक्ट कर लेता है। बट जो सल्फर की वजह से अनसाउंडनेस होती है किसी भी सीमेंट में, इसके लिए कोई सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट अभी तक अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम एक्सपेंशन किसी भी ऑटोक्लेव मेथड में जो लिया जाता है किसी भी सीमेंट के लिए, वो 0.8% लिया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट आता है केमिकल टेस्ट। तो केमिकल टेस्ट में लैम्प सैचुरेशन फैक्टर सबसे पहले आता है। लैम्प सैचुरेशन फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है वो होता है 3CaO - 0.7 SO3 अपॉन 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3। तो OPC के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद जो लैम्प सैचुरेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू OPC 33 एंड 43 के लिए आनी चाहिए 0.66 से 1.02। OPC 53 के लिए ये रेंज ली जाती है 0.8 टू 1.02। याद रखना है ये दोनों वैल्यू रेंज में पूछी जाती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट टेस्ट आता है लॉस ऑन इग्निशन, यानी कि इग्निशन पर कितना लॉस होना चाहिए सीमेंट को। तो इग्निशन के लिए जो टेम्परेचर लिया जाता है सीमेंट के, वो 900 डिग्री सी से 1000 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। मैक्सिमम लॉस OPC 33 एंड 43 के लिए 5%, मैक्सिमम लॉस फॉर OPC 53 के लिए 4% लिया जाता है। एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो है किसी भी सीमेंट में, वो 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। लैम्प सैचुरेशन फैक्टर की अगर हम बात करें, वो भी 0.66 मिनिमम होता है, जैसा कि अभी हम रेंज देख चुके हैं। किसी भी सीमेंट में मैग्नीशिया की जो क्वांटिटी है वो 6% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ की बात करेंगे तो OPC 33 एंड 43 के लिए 4% ली जाती है और OPC 53 के लिए 2% मैक्सिमम। वेयर हाउस क्या होता है, जिसमें हम सीमेंट को स्टोर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेयर हाउस। 1 बैग सीमेंट की जो डायमेंशंस हैं वो क्या होती हैं, 450 इंटू 625 इंटू 145 mm। एरिया कितना कवर करता है एक सीमेंट बैग, तो वो करता है 0.30 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑलरेडी हम बता चुके हैं 0.0347 मीटर क्यूब। इसको लीटर में 34 लीटर भी लिया जाता है। हाइट कितनी कवर करेगा, तो 180 mm। डिस्टेंस एक वॉल से मिनिमम कितनी रखनी चाहिए किसी भी सीमेंट बैग की, वो 30 सेंटीमीटर रखी जाती है, क्योंकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर पाए सीमेंट बैग। और हाइट फ्लोर से कितनी रखनी चाहिए जिससे कि सीमेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो 45 सेंटीमीटर। किसी भी स्टॉक की, यानी कि एक सीमेंट का चट्टा लगा रहे हो, उसकी स्टॉक की टोटल विड्थ जो है वो कितनी हो सकती है, वो 3 मीटर हो सकती है, एंड हाइट मैक्सिमम 2.7 मीटर हो सकती है। तो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 टाइप के प्रोसेस यूज किए जाते हैं। एक ड्राई प्रोसेस होता है, एक वेट प्रोसेस होता है। तो ड्राई और वेट प्रोसेस में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि इसमें वाटर ऐड किया जाता है क्रशिंग के टाइम पे, जिससे कि ये स्लरी फॉर्म में हमें मिलता है, और इसमें ड्राई क्रशिंग की जाती है। इसमें टेम्परेचर का भी डिफरेंस होता है। 1400 डिग्री सी से 1500 डिग्री सी तक टेम्परेचर रखा जाता है बर्निंग के टाइम पे, जबकि वेट प्रोसेस में ये टेम्परेचर 1500 डिग्री सी से 1600 डिग्री सी, यानी 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाता है इसमें टेम्परेचर वेट प्रोसेस में। बाकी जिप्सम ऐड किया जाता है ग्राइंडिंग के टाइम पे, क्लिंकर की जब ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे 2 to 3%। ऐसे ही यहाँ पर भी ग्राइंडिंग के टाइम पे यहाँ पे जिप्सम हम 2 to 3% ऐड कर देते हैं। बाकी सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट की। तो इसमें सबसे पहले आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम क्या करते हैं, नाम से पता चल रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ जो है वो अर्ली डेवलप्ड हो रही होगी। तो इसमें अर्ली डेवलप स्ट्रेंथ करने वाले जो कंपाउंड है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जो कि C3S है। C2S जो है इसको हम डिक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये 3 इयर्स तक स्ट्रेंथ डेवलप करता है सीमेंट में, तो इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। और इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम थोड़ा सा फाइनर ग्राइंड कर देंगे। इससे जो सीमेंट मिलेगा वो होगा RH, यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इस सीमेंट का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर C3S इंक्रीज कर रहे हैं
और C3S जो होता है उसकी जो हीट ऑफ इवेल्यूएशन होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, वो C2S से ज़्यादा होती है और ये अर्ली स्ट्रेंथ दे रहा होगा, जिसकी वजह से जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बढ़ जाएगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ने से इसमें सिंकेज की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और 1 डे स्ट्रेंथ होती है RHC की 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ OPC के बराबर। तो 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ OPC आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 16 न्यूटन पर mm², जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। ये यूज़ कहाँ किया जाता है? रोड वर्क में यूज़ कर सकते हैं इसको, रिपेयर वर्क में, स्पीडी कंस्ट्रक्शन में एंड रीयूज ऑफ फॉर्म वर्क में। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है, इसमें ऐड कर देते हैं 2% एक्सीलरेटर्स को। एक्सीलरेटर्स में मेनली CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड को। 1 डे स्ट्रेंथ अगर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की देखें तो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी 25% मोर होती है, यानी कि जो 1 डे स्ट्रेंथ है वो होगी 20 न्यूटन पर mm²। इसका यूज़ सेम होता है जैसा कि हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को जहाँ यूज़ करते हैं वही यूज़ इसका होता है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट में हम क्या करते हैं, जिप्सम की जो क्वांटिटी है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। जैसा कि हमें पता है जो जिप्सम है सीमेंट में एज अ रिटार्डर वर्क करता है, यानी कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस कर देता है। तो हम अगर इसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो सीमेंट है वो उसकी सेटिंग प्रॉपर्टी अर्ली डेवलप्ड हो जाएगी। बता चुके हैं इनिशियल सेटिंग टाइम ऑलरेडी 5 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। इसको यूज़ कहाँ किया जाता है? तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लो हीट सीमेंट की। तो लो हीट सीमेंट में हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम हीट इवेल्यूएटर है C3A, इसकी वैल्यू को हम रिड्यूस कर देते हैं और C3S जो कि सेकेंड लार्जेस्ट हीट इवेल्यूएटर है, इसकी वैल्यू को भी हम डिक्रीज़ कर देते हैं। C2S जो कि मिनिमम हीट इवेल्यूएट करता है, इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। इससे जो नया जो सीमेंट मिलेगा उसे हम लो हीट सीमेंट कहेंगे और इस सीमेंट को हम यूज कर सकते हैं मास कंक्रीटिंग में, जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन। ये सल्फेट अटैक को भी रजिस्ट करता है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट में हम क्या करते हैं, OPC क्लिंकर की ग्राइंडिंग के समय पर इसमें कुछ हाइड्रोफोबिक एजेंट्स मिला देते हैं, जैसे कि ओलिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, बोरिक एसिड है। इनको हम 0.1 to 0.5% मात्रा में मिलाते हैं, जिससे क्या है कि ये वाटर रिपेलेंट फिल्म बना लेते हैं सीमेंट के पार्टिकल्स के ऊपर और इस सीमेंट को हम बेस्ट स्टोरेज के टाइम पे या बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर भी इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या होता है? वैसे तो पोज़ोलाना जो होता है इसका कोई खुद का सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन जब ये लाइम से मिक्स होता है, लाइम के साथ मिक्स होता है, तब ये एक सीमेंटिंग प्रॉपर्टी डेवलप कर लेता है। तो पोज़ोलाना बेसिकली क्या एक इनर्ट मटेरियल की तरह यूज करते हैं हम सीमेंट में। और वेरियस टाइप के जो पोज़ोलैनिक मटेरियल हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश है, ब्लास्ट फर्नेस है, स्लैग है, सुर्खी है, राइस हस्क है, ये सारे पोज़ोलैनिक मटेरियल हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। OPC क्लिंकर में अगर हम 70% OPC क्लिंकर में 30% फ्लाई ऐश मिक्स कर देंगे तो जो नया जो सीमेंट मिलेगा वो हमें मिलेगा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। और इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन वाले मिनरल्स हैं इसमें कम हो जाते हैं, जो कि 70% रह जाते हैं। और ये यूज किया जा सकता है इसीलिए मास कंक्रीटिंग में, क्योंकि इसकी हीट रिड्यूस हो गई है और ये सल्फेट अटैक को भी रजिस्ट करता है। आता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, OPC क्लिंकर को लेते हैं 35% एंड जो स्लैग है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, उसको 25 to 65% लेते हैं और इसमें 5 to 10% जिप्सम मिक्स कर देते हैं। अब जो सीमेंट मिलेगा वो होगा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ये सल्फेट अटैक को भी रजिस्ट करता है और रिड्यूस करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन को, और मास कंक्रीटिंग में इसको इसलिए यूज किया जा सकता है। सल्फेट अटैक रजिस्ट करने वाले सीमेंट में अगर हम C3A की वैल्यू कुछ रिड्यूस कर देते हैं तो ऐसा जो सीमेंट है वो सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट कहलाएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट में हम क्या कर रहे हैं, मेनली C3A की वैल्यू को ही रिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ से जो सीमेंट मिलेगा वो सल्फेट रजिस्टिंग होगा। तो सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट को यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ वाटर के नियर कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो ऐसे टाइम पे हम सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट करते हैं यूज़। जैसे कि कैनाल लाइनिंग हो गई, मैरीन वर्क्स हो गया और कोस्टल एरियाज़ में जो वर्क किया जाएगा, क्योंकि ये जो वाटर है वो सलाइन वाटर होगा और ऐसे टाइम पे हम
सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट ही यूज़ करेंगे। सुपर सल्फेटेड सीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट लेते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग लेते हैं 85% एंड ओपीसी क्लिंकर को 5% लेते हैं, जिप्सम 10% लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो सीमेंट मिलेगा वो होगा सुपर सल्फेटेड सीमेंट। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं वहीं सुपर सल्फेटेड सीमेंट को यूज़ किया जाता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एल्यूमिना और एल्यूमिना से कंफ्यूज मत होइएगा। ये C3A जो है ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। यहाँ पर जो एल्यूमिना की बात की गई है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम है, यानी कि बॉक्साइड जो कि एल्यूमिनियम का एक ओर होता है, एक अयस्क होता है, उसको लेते हैं 40% एंड 40% लाइम को लेते हैं, 15% हम लेंगे यहाँ पर आयरन ऑक्साइड को एंड 5% सिलिका को। इनको मिक्स करने के बाद जो सीमेंट मिलेगा वो होगा हाई एल्यूमिना सीमेंट। और इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये C3A फॉर्म ही नहीं करता है, तो सबसे ज़्यादा जो सल्फेट रेजिस्ट करेगा वो यही सीमेंट है, बिकॉज C3A कंपाउंड जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा सीमेंट में वो सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें कम डेवलप करता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो फास्ट होता है, जिसकी वजह से हीट इवैल्यूएशन ज़्यादा होगा और इसमें हम स्टीम क्यूरिंग नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक्सेसिव हीट प्रेजेंट है। और अगर फिर भी हम अगर इसमें स्टीम क्यूरिंग करेंगे तो इसमें श्रिंकेज की प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। इसमें C3A फॉर्म नहीं होता है, जैसा कि हम देख चुके हैं, इसकी वजह से ये सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी भी डेवलप कर लेता है। बंडे स्ट्रेंथ जो होती है वो 30 न्यूटन पर mm² होती है। सल्फेट रेजिस्टिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसमें सबसे पहले आता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट, जो कि ऑब्वियस सी बात है इसी के लिए तैयार किया जाता है, इसमें डेवलप की जाती हैं सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज़। लेकिन सेकंड नंबर पे आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट, जिसमें C3A फॉर्म नहीं होता है, इसकी वजह से इसकी सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी होती है। तो थर्ड नंबर पे इसमें आता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, जो फिर से तैयार किया जाता है सल्फेट रेजिस्टिंग के लिए। और फोर्थ नंबर पे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट आता है। ये कंपैरिजन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आपको याद रखना है। फिफ्थ नंबर पे आता है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट और उसके बाद लो हीट सीमेंट। मास कंक्रीटिंग का ऑर्डर अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो लो हीट सीमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं मास कंक्रीटिंग के लिए नंबर फर्स्ट पे, एंड सेकंड पे पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, थर्ड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को। अगर हमें एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में सीमेंट यूज़ करना है तो ऐसे टाइम पर जो सीमेंट यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है एयर इंट्रेंट सीमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, OPC क्लिंकर की ग्राइंडिंग करने के वक्त हम इसमें 0.0052 to 1% एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स मिक्स कर देते हैं। ये एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स क्या करते हैं, इसमें बबल्स फॉर्म कर देते हैं। ये एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर या जिंक पाउडर हो सकते हैं। और इनको मिक्स करने से क्या होता है, सीमेंट की जो वर्केबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेंथ भी इसकी कुछ रिड्यूस हो जाती है 10 to 15%, ये एग्जाम में पूछा गया है। और ये रजिस्ट करते हैं फ्रस्ट एंड थॉइंग एक्शन को, जिससे कि जो सीमेंट है आसानी से सेट हो सकता है। ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाती है सीमेंट की एंड सेग्रीगेशन भी रिड्यूस हो जाता है और श्रिंकेज भी रिड्यूस हो जाता है ऐसे सीमेंट में। और इसको यूज़ किया जाता है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। IRS T40 जो कि इंडियन रेलवे का स्पेशल सीमेंट है, इस सीमेंट का यूज़ किया जाता है रेलवे के जो प्री स्ट्रेस्ड स्लीपर हैं या वेरियस जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके लिए। और इसमें क्या होता है, C3S की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाता है और C2S की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाता है और इसके पार्टिकल्स को थोड़ा फाइनर ग्राइंड किया जाता है। तो अब जो सीमेंट मिलेगा वो होगा IRS T40। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइट या कलर सीमेंट की। तो मार्केट में इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्नो सैम हो गया, सिल्वीक्रीट, रेनबो एंड कलर क्रीट। आयरन ऑक्साइड इसमें बिल्कुल या तो रिड्यूस कर देते हैं या फिर बहुत कम मात्रा इसकी यूज़ करते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड एज ए फ्लक्स वर्क करता है और ये इम्पार्ट करता है ब्लैक कलर या डार्क ग्रे कलर को। तो इससे बचने के लिए हम आयरन ऑक्साइड की जो क्वांटिटी है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं और इसमें 5 to 10% कलरिंग पिगमेंट मिक्स कर देते हैं, जो भी कलर हमको चाहिए होता है। तो ग्रीन कलर के लिए जो क्रोमियम है इसमें यूज़ करते हैं और कोबाल्ट जो है वो ब्लू कलर के लिए यूज़ किया जाता है। टाइटेनियम वाइट कलर के लिए एंड आयरन ऑक्साइड ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हम बता चुके हैं, ब्राउन या डार्क ब्लैक कलर के लिए आयरन ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक सीमेंट का हमने पार्ट डिस्कस कर लिया है। कंप्लीट बिल्डिंग मटेरियल का जो सेकंड पार्ट है वो आपको मिलेगा 2-4 दिन में, जैसे ही मैं इसको प्रिपेयर करूँगा अपलोड कर दूँगा यूट्यूब की प्लेलिस्ट में।
तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज ऑल द बेस्ट।